गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ट्रांसफॉर्मर। अगर मैं ऑल्टरनेटिंग करंट्स की बात करूं डियर स्टूडेंट्स, तो नो डाउट ट्रांसफॉर्मर का एक बड़ा रोल होता है। क्या रोल होता है ये पहले मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप लोगों को देना चाहूंगा, फिर ट्रांसफॉर्मर की बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, डीसी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट करंट्स हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, और उसका एक मेजर जो तरीका है डीसी को प्रोड्यूस करने का वो है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस हम लोग सेल्स के अंदर करते हैं, बैटरी के अंदर करते हैं। अब मान लीजिए कोई मेरे पास ऐसी जगह है जहां पे मैं ये सब प्रोडक्शन नहीं कर सकता, या मेरे को हैवी अमाउंट में इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए, इलेक्ट्रिकल करंट चाहिए, तो डीसी वहां कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक रखती है और मैं उसको अच्छे से यूज नहीं कर पाता। अब दूसरी तरफ अगर मैं देखता हूं तो क्या कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है भैया, काफी सारी हाइट्स पे हम लोग वाटर डैम्स बना लेते हैं, या हम लोग जो है किसको वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करके उससे टरबाइन चलाते हैं, तो उन सारी मैकेनिकल एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल्टरनेटर, डायनेमो, व्हाटएवर सो। अब बना तो लिया हमने एसी, लेकिन एसी को इतनी दूर से जहां हमें एसी की जरूरत है, जस्ट लाइक दिल्ली जरूरत है हमें, दिल्ली में बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की हमें कंजप्शन की जरूरत होती है, तो यहाँ डीसी से हमारा काम चल नहीं सकता। एसी बनाने का यहाँ पे कोई उतना बड़ा कोई रिसोर्स नहीं है, कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, यहाँ पे कोई वाटरफॉल नहीं है, कोई वाटर डैम भी हम लोग नहीं बना सकते। तो कहीं ना कहीं बात यह है कि मेरे को एसी को ट्रांसपोर्ट करना होता है। दूसरी तरफ अगर मैं डीसी की बात करूं तो डीसी ट्रांसपोर्टेशन में नो डाउट बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो हम लोग आगे शेयर कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, होता यह है कि जब हम लोग दूर से इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करके लेकर के आते हैं, तो जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं रास्ते में जो हम पाथ उनको प्रोवाइड करते हैं, उन वायर्स के अक्रॉस करंट लाइंस के अक्रॉस बहुत सारी एनर्जी हमारी क्या हो जाती है, हीटिंग इफेक्ट में आकर के खत्म हो जाती है। आप ऐसे मान लीजिए, अगर मैं एक मोटा मोटी कॉन्सेप्ट लूं और बिना ट्रांसफॉर्मर के लूं, तो 20 किलोमीटर दूर अगर मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस किया है और उसको मैं यहां तक लेकर के आता हूं, 20 किलोमीटर दूर से भी लेकर के आता हूं, तो ऑलमोस्ट हाफ एनर्जी मेरी क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है। मतलब आधी एनर्जी तो रास्ते में लाने लाने में ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसे मान लो आपने अपने किसी दोस्त से कह दिया कि भैया जा 1 किलो मिठाई लिया, पता लगा वो रास्ते में लाते लाते ही आधा किलो खा गया, तो घर तक तो आधी किलो आएगी। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मान लो 20 किलोमीटर से लाने के लिए कहा, उसको रास्ते में भूख लगी, वो सारी खाया, तो हो सकता है खाली डब्बा भी घर पे ना पहुंचे। ऑलमोस्ट वही केस यहां पे होता है कि जहां हम लोग एसी को प्रोड्यूस करते हैं, जहां हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे भाखड़ा नागल है या व्हाटएवर सो, मैं और हिमाचल की कुछ लोकेशंस को ले सकता हूं, नर्मदा पे बने हुए डैम है, वहां बिल्कुल जंगल में डैम हमने बनाए हुए हैं, भाई वही हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है। अब वहां इलेक्ट्रिसिटी का उतनी जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है हमें मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। तो अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज तक उसको लाने में बहुत सारी एनर्जी हमारी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, I²R T के अक्रॉस, आप लोग सब पढ़ के आए हो सेकंड यूनिट में। तो उन सब चीजों से बचने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी डिवाइस है, दैट इज ट्रांसफॉर्मर। तो हम लोग इसको अभी यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, ध्यान रहे, ट्रांसफॉर्मर्स जो होते हैं वो इंडक्टेंस पे बेस होते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करते हैं। दो कॉइलों को हम लोग उसमें लेते हैं, और म्यूचुअल इंडक्टेंस हो या सेल्फ इंडक्टेंस हो, आप सबको पता है वो डीसी में काम नहीं करती। और जब डीसी में काम नहीं करती तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको अपने माइंड में ये बना लेना है कि जो टर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एसी में काम करेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट्स में काम करेंगे, वो डीसी में कभी भी काम नहीं करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहां पे देखते हैं ट्रांसफॉर्मर क्या है, कैसे है। ये बात तो मैंने आपको बताई। A transformer is an electrical device for converting an alternating current at low voltage into that of high voltage। यानी एक ट्रांसफॉर्मर हम लोग ऐसी डिवाइस बना लेते हैं या हमारे पास होती है जो पोटेंशियल को लो से हाई में कन्वर्ट कर सकती है, या पोटेंशियल को हाई से लो में कन्वर्ट कर सकती है, एज वेल एज फ्लो होने वाली करंट्स को लो से हाई में कन्वर्ट कर सकती है, या हाई करंट्स को लो करंट्स में कन्वर्ट कर सकती है। ये ट्रांसफॉर्मर का बेसिक फंक्शन होता है, बेसिक काम होता है। अब करंट्स को चेंज करने का या पोटेंशियल को चेंज करने का हमें क्या जरूरत है? भाई सिंपल सी बात है। मान लीजिए यहां मेरा क्या है, पावर स्टेशन है। मान लीजिए यहां पे मेरा ये पावर स्टेशन है और ये कंजप्शन है। मान लीजिए मैं दिल्ली में बैठा हूं, अब ये मेरे पास क्या है,
लाइनें हैं, ट्रांसमिटिंग लाइंस हैं। आपने देखा होगा, कभी गए होंगे तो रास्ते में काफी ऊंचे ऊंचे टॉवर्स पे वो तार लगे रहते हैं, उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो पावर स्टेशन से दिल्ली तक आती है, ऐसे मान लीजिए। तो अब इसका मान लीजिए रेसिस्टेंस आर है, जो लाइन है, अब ऑब्वियस है लाइन होगी, कॉपर की होगी, एल्युमिनियम की होगी, तो उसका अपना रेजिस्टेंस होगा। इसमें से जब करंट में आई फ्लो कराऊंगा तो यहां जो हीट लॉस है वो आई स्क्वायर आर टी से गवर्न होगा। ऑब्वियस है डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं किसी तरह से करंट को रिड्यूस कर दूं तो ऑब्वियसली हीट भी मेरी रिड्यूस हो जाएगी और एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन आएगा। कैसे रिडक्शन आएगा सिग्निफिकेंट समझिए। मान लीजिए मैं दो केस लेता हूं, जिसमें पहले केस में करंट आई फ्लो कर रही थी, तो हीट मेरे पास जो है वो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो गई। मैं इसको मान लीजिए फर्स्ट केस बनाता हूं, तो H1 I1 R1 T1। अब मैंने किसी भी तरीके से यहां से फ्लो होने वाली करंट को मान लीजिए I/2 कर दिया। अब जैसे ही मैंने करंट I/2 की, तो अब जो नई वाली हीट एनर्जी है जो यहां बेकार हो रही है, मेरी इन्वायरो के थ्रू खत्म हो रही है, वो हो जाएगी I/2 का होल स्क्वायर R1 T1, क्योंकि मेरा रेसिस्टेंस तो वही है, लाइन तो वही है, टाइम भी वही है, तो R1 और T1 तो सेम रहेंगे, रेसिस्टेंस भी वही, टाइम भी वही, लेकिन करंट मैंने आधी कर दी, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, I²/4 हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं, किसको, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मैं यहां से क्या पाता हूं, H1/H2 इक्वल्स टू 4/1। सीधी सी बात है कि यहां पे अगर पहले 4 गुना एनर्जी मेरी खत्म हो रही थी, तो करंट को आधा करने से अब जो एनर्जी है वो निश्चित रूप से 1/4 ही मेरी यहां पे खत्म होगी, खराब होगी। तो आई होप सो करंट को क्यों हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और ट्रांसफार्मर यही काम करता है, वो या तो करंट को या तो पोटेंशियल को हमारी जरूरत के हिसाब से क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे चेंज करता है ये बात अभी हम लोग समझने वाले हैं। अब यहां पे ट्रांसफार्मर के टाइप्स की बात हम लोग करना चाहेंगे। देखिए, ट्रांसफार्मर्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं। नंबर 1 स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या, स्टेप अप क्या करेगा, पोटेंशियल को बढ़ा देगा, ठीक है। और जो स्टेप डाउन होगा, दूसरे टाइप का ट्रांसफार्मर कौन सा है, स्टेप डाउन जो है वो पोटेंशियल को कम कर देगा। यानी जो पोटेंशियल हम बाहर लेकर के आ रहे हैं ट्रांसफार्मर के बाद, अगर वो बढ़ा हुआ मिलता है, इसका मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। और अगर ट्रांसफार्मर के बाद जो पोटेंशियल हम लोगों को कम मिलता है, तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोगों ने इसको कहा। अब ट्रांसफार्मर को जो सप्लाई हम लोग दे रहे हैं उसे बोलते हैं हम लोग इनपुट, और जो ट्रांसफार्मर से हम लोग बाहर ले रहे हैं उसे बोलते हैं हम लोग आउटपुट। तो आगे हम लोगों ने यहाँ ट्रांसफार्मर का एक डायग्राम और छोटा सा सर्किट दिखा रखा है, तो पहले हम उसको देख लेते हैं, फिर आगे इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट है और ये डायग्राम है इसका ट्रांसफार्मर का। इसको हम लोग एक बार देखते हैं क्या है। देखिए, ये वाला जहां पर मैं एसी सोर्स अपनी तरफ से लगा रहा हूं, इसको इनपुट दे रहा हूं, इस कॉइल को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी कॉइल, और ये सिंपली कॉइल है। इसका ये वाला डायग्राम के साथ में हम ये वाला डायग्राम भी समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक कॉइल है और यहां मैंने कोई एसी सोर्स लगा रखा है, यानी तो ये है मेरा क्या, इनपुट है। तो इस कॉइल को मैं प्राइमरी कॉइल के नाम से जानता हूं। अब ये दूसरी कॉइल मैंने यहां लगा दी, इसके बिल्कुल बाजू में, और यहां मैं क्या देख रहा हूं, लोड का मतलब ऑब्वियसली आउटपुट, यहां मेरे को एनर्जी चाहिए या इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए। तो ये ट्रांसफार्मर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। आप ये वाला बना दीजिए या ये वाला बना दीजिए, दोनों ही चलेंगे। तो जिधर हम इनपुट देते हैं वो प्राइमरी कॉइल, और जिधर से आउटपुट लेते हैं दैट इज सेकेंडरी कॉइल। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर सेकेंडरी में पोटेंशियल ज्यादा है और प्राइमरी में पोटेंशियल कम है, तो ये कहलाता है स्टेप अप। और अगर इसका उल्टा है, आउटपुट पोटेंशियल मेरा कम है और इनपुट पोटेंशियल ज्यादा है, तो दैट इज स्टेप डाउन। तो ये डायग्राम आपने देखा। अब कुछ स्टूडेंट पीछे सोच रहे होंगे कि सर ये क्या है। देखिए, लैमिनेटेड कोर इसके ऊपर हम लोगों ने मेंशन भी किया हुआ है। ये लैमिनेटेड कोर का मतलब सिंपल सा, ये सॉफ्ट आयरन की पतली पतली स्ट्रिप्स हैं, वो हम इन दोनों कॉइलों के बीच में ऐसे डाल देते हैं। ऐसे डालने से क्या होता है, जो फ्लक्स यहां से बन रहा था, इंड्यूस हो रहा था,
वो 100% फ्लक्स जो है यहां पहुंच जाता है, ऐसा हम मान के चलते हैं, या ऐसा हो जाता है। अगर हम ये न बनाएं, ये सॉफ्ट आयरन कोर लेमिनेटेड फॉर्म में इसमें न डालें, तो निश्चित रूप से क्या होगा, जो फ्लक्स है उसका एक पार्ट ही पहुंच पाएगा और कुछ पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, रेडिएट हो जाएगा। रेडिएट हो जाएगा तो वो सारी एनर्जी हमारी बेकार हो जाएगी। तो लेमिनेटेड कोर का, जो सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड कोर है, इनका फंक्शन क्या है, 100% फ्लक्स को एक कॉइल से दूसरी कॉइल के साथ में लिंक करना या भेजना। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। डायग्राम आप ट्रांसफॉर्मर का ये वाला या ये वाला कोई भी दे सकते हैं, दोनों ही चलेंगे। अब बात आती है इसके प्रिंसिपल की। तो देखिए, प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या था कि अगर आप किसी एक कॉइल के अंदर, मान लीजिए मैं प्राइमरी कॉइल की बात कर रहा हूं, प्राइमरी कॉइल के अंदर हम लोग अगर कोई फ्लक्स चेंज करते हैं तो उसके पास में रखी हुई जो कॉइल है उसके अंदर भी फ्लक्स चेंज होगा। अब फ्लक्स चेंज होगा तो यहां पे एक ईएमएफ होगा, वो ईएमएफ यहां इंड्यूस ईएमएफ की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो प्रिंसिपल है वो सिंपल सा 2 लाइनों में आप लोगों को लिखना है, इट वर्क्स ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस। यानी अगर एक कॉइल के अंदर से इंडक्टेंस चेंज हो रही है तो उसके पास में जो रखी हुई कॉइल है उसके अंदर भी इंडक्टेंस या फ्लक्स चेंज होगा। एज वेल एज अगर मैं बात करूं कि एक कॉइल से अगर मेरी करंट चेंज हो रही है तो दूसरी कॉइल से भी करंट चेंज होगी। तो प्रिंसिपल में बहुत ज्यादा एलोबरेट करने की जरूरत यहां नहीं होती, सिंपल सा हमें लिखना होता है, द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड ट्रांसफॉर्मर इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। बाकी ब्रीफ में यहां डिफाइन करने की कोशिश भी की है। कपल करने का मतलब एक कॉइल का जो फ्लक्स है उसे दूसरी कॉइल तक पहुंचाना, ट्रांसफर करना, ये कपलिंग कहलाती है या कपल्ड कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब थ्योरी की बात हम लोग करें तो देखिए, थ्योरी भी बड़ी मजेदार सी है। मैं अगेन वही डायग्राम आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा और उस डायग्राम के बेसिस पे समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, मान लीजिए ये मेरे पास में क्या है, इनपुट कॉइल है, यहां से मैंने कोई सोर्स लगा रखा है, ये इनपुट कॉइल है। इसके अक्रॉस जो ईएमएफ है वो E1 जो है वो माइनस का N1 d∅ ओवर dt है। ठीक है, माइनस इसलिए क्योंकि इंड्यूस हो रहा है, तो जो मेन ईएमएफ मैं लगा रहा हूं उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेरे को ईएमएफ यहां पे इंड्यूस फॉर्म में मिलेगा। N1 क्या है, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ये प्राइमरी कॉइल की बात हमने की। अब क्या किया, इसके बाजू में हमने एक दूसरी कॉइल रख दी, इसको मैं सेकेंडरी कॉइल कहता हूं। अब नो डाउट थोड़ी देर के लिए मैं ये मान लूं कि इसके थ्रू जो फ्लक्स है वो 100% इसके थ्रू कपल है या इसके थ्रू चेंज हो रहा है। यहां से जो भी फ्लक्स मेरा चेंज होता है उतना ही फ्लक्स इसके थ्रू चेंज होता है, चाहे मैं इसमें सॉफ्ट आयरन कोर डालूं या व्हाटएवर सो, एक दूसरे के ऊपर इनको अरेंज करूं। तो ऐसी स्थिति में यहां जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो मेरे पास क्या होगा, E2 होगा माइनस N2 ओवर d∅ ओवर dt। d∅ ओवर dt आप देखेंगे तो दोनों ही कॉइलों में कैसा है, सेम है। यही चीज मैंने यहां पे भी मेंशन कर रखी है। यहां जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं सेकेंडरी कॉइल के अंदर वो मैंने यहां N2 कंसीडर कर रखे हैं। कोई स्टूडेंट इसको NP कह सकता है, इसको NS कह सकता है, इससे याद बना रहता है कि ये नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल है और ये नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल हम उसको कहेंगे जिसको हम अपनी तरफ से इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दोनों के थ्रू क्या मिल गया, मेरे पास EMF मिल गया। अब अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं तो डिवाइड करने से देखिए, चूंकि फ्लक्स दोनों में सेम था तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस का साइन भी कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास कौन सा मिलेगा, E2 ओवर E1 अपॉन N2 ओवर N1। डियर स्टूडेंट्स, कोई बच्चा कहेगा कि जी आपने E1 ऊपर क्यों नहीं लिखा, E2 को ऊपर ही क्यों लिखा है। हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। बेसिकली एक हम नया पैरामीटर बना देते हैं। यहां पे क्या पैरामीटर बना देते हैं, E2 ओवर E1 इक्वल्स टू N2 ओवर N1, या कोई बच्चा कह सकता है NS ओवर N3। ये जो पैरामीटर है जिसमें सेकेंडरी ओवर प्राइमरी आता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर रेशियो। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्मर रेशियो या ट्रांसफॉर्मर कांस्टेंट। तो दोनों चीजें एक ही हैं, दोनों का बस नाम अलग अलग है। तो इसलिए हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन को डिवाइड किया है किससे, फर्स्ट इक्वेशन से। बाकी तो फर्स्ट अपॉन सेकंड भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि एक अलग से नाम दिया हमने अपनी जरूरत के हिसाब से, तो इसलिए 2/1 किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां अगर मैं बात करना चाहता हूं आउटपुट ईएमएफ की, तो नो डाउट इस फॉर्मूले से मैं आउटपुट ईएमएफ इन टर्म्स ऑफ
नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर सकता हूं, निकाल सकता हूं। मेरे पास 4 वेरिएबल है, E2 है, E1 है, NS है और NP है। इन चारों में से कोई भी 3 मेरे पास प्रोवाइडेड होंगे तो चौथा मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मैं समझता हूं ट्रांसफॉर्मर का एक मेजर काम हो गया। अब बहुत ज्यादा कुछ इसमें बचता नहीं है, फिर तो बस इस एप्लीकेशन की बात होती है। तो हम लोगों को एप्लीकेशन जरूर इसके करने हैं। आई होप सो आपको ट्रांसफॉर्मर की चीजें ये क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। मैंने यहां बताया आपको जो N2 अपॉन N1 है, या तो मैं इसको टर्न रेशियो कह रहा हूं, मैंने यहाँ पे डिफाइन लिख रखा है, या मैं इसको ट्रांसफॉर्मर रेशियो कह रहा हूं, या मैं इसको ट्रांसफॉर्मर कांस्टेंट कह रहा हूं। बात एक ही है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 जो हमने रेड यहाँ पे मार्क कर रखी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को हम लोगों ने आगे एलोबरेट किया है कि भैया किस तरह से हम स्टेप अप और स्टेप डाउन की ट्रांसफॉर्मर्स की बात कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा अभी हमने डिफाइन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, E2 अपॉन E1 इक्वल्स टू NS अपॉन NP, या मैं कह सकता हूं N2 ओवर N1। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरा E2 बड़ा है और E1 छोटा है, यानी आउटपुट पोटेंशियल अगर मेरा बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में इसको क्या कह रहा था, मैं इसको कह रहा था स्टेप अप। कौन सा ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो देखिए, अब मैं नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म्स में इसको बात करना चाहूं तो नो डाउट स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए कंडीशन आएगी N2 इज ग्रेटर देन N1, या इसको मैं ट्रांसफॉर्मर रेशियो कह दूं। मान लीजिए मैं इसी चीज को K कह देता हूं, ट्रांसफॉर्मर कांस्टेंट या ट्रांसफॉर्मर रेशियो कह दूं, या टर्न रेशियो कह दूं, कुछ भी नाम दे दो। तो K की वैल्यू जो है निश्चित रूप से कैसी आनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए। यानी K की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, या सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, तो मैं इस तरह के ट्रांसफॉर्मर को कहूंगा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। इसका उल्टा बिल्कुल ट्रू है कि अगर मान लीजिए ये मेरे पास E2 छोटा है, यानी जो आउटपुट पोटेंशियल है वो कम है, इनपुट पोटेंशियल ज्यादा है, या नंबर ऑफ टर्न्स जो प्राइमरी में है वो मेरे पास ज्यादा है, सेकेंडरी में कम है, तो मैं उसको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यही चीजें हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो नोट्स का पर्पस सिर्फ ये होता है कि जो चीज आपने यहां से समझी है उसको आप एग्जाम में कैसे लिखोगे। समझना अपने आप में एक आर्ट है, लिखना एक आर्ट है। अब देखिए, मार्क्स जो है वो आप लोगों को मिलने हैं लिखने के ऊपर, तो वो भी आपको आना चाहिए। और आपका सिलेक्शन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या मैं कहूंगा बिहेवियरल नॉलेज आपको होनी है आपकी अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे। तो अंडरस्टैंडिंग ज्यादा जरूरी है। मार्क्स एक बार को बहुत ज्यादा नहीं आते, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सीबीएसई के मार्क्स को कौन पूछता है, कहीं इससे कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। मार्क्स ज्यादा आने चाहिए, तो आपको राइटिंग स्किल भी आना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होनी चाहिए। तो आई होप सो समझ में आ गया होगा जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया इससे। और एग्जाम में कैसे लिखना है ये बात हम लोगों ने आगे दे रखी है, तो यहां से सब समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। देखिए, करंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ऑब्वियसली अभी तक जो हम लोगों ने बात की वो नंबर ऑफ टर्न्स की बात की, अभी तक हम लोगों ने जो बात की वो इनपुट और आउटपुट पोटेंशियल्स की बात की, करंट की बात कहीं नहीं की। कोई बात नहीं, अब हम लोग करंट की बात कर लेते हैं। तो मैं अगेन वही डायग्राम बनाना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। मान लीजिए ये मेरे पास में कॉइल है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो NP है, या आपने N1 कहा था तो आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ पे आपके पास में क्या है, कॉइल है। अब इसके बाजू में आपने क्या बना रखा है, ये सेकेंडरी कॉइल बना रखी है। अब इसमें लेमिनेटेड कोर की बात करें, चलो जी लेमिनेटेड कोर भी डाल देते हैं, ये लेमिनेटेड कोर भी हम लोगों ने डाल दी, ठीक है। तो अब जरा देखिए यहाँ पे क्या आ गया, आउटपुट आ गया आपका। अब मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लूं कि जो पावर मैंने प्राइमरी में दी थी वही पावर मेरी सेकेंडरी में डिलीवर हो रही है, यानी कोई लॉस नहीं हो रहा। देखिए, पावर लॉस तो तभी होगा जब कोई डेसिपेटिव फोर्सेस होंगे, डेसिपेटेड कोई एक्शन होगा, लेकिन जब डेसिपेटिव एक्शन कोई नहीं है तो पावर लॉसेस मेरे जीरो होंगे। और ऐसी स्थिति में ये कह सकता हूं कि जो इनपुट पावर है वो आउटपुट पावर के बराबर है। पावर क्या होती है, V इंटू आई होती है। हम लोग यहाँ V को डिनोट कर रहे हैं किससे, E से। तो एग्जैक्टली E1 I1 इक्वल्स टू E2 I2, या इस चीज को कोई दूसरा बच्चा लिखेगा E इन प्राइमरी, करंट इन प्राइमरी इक्वल्स टू पोटेंशियल इन सेकेंडरी मल्टीप्लाइड बाय करंट इन सेकेंडरी। अब देखिए, ये बड़े काम की इक्वेशन आपको मिल जाती है। देखिए कैसे मिल जाती है डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन मैंने यहां पे ली, इसको अगेन उसी के टर्म्स में E2 अपॉन E1 के टर्म्स में लिखा। तो देखिए, इतना पार्ट तो हम लोग पहले से ही पढ़ के आ रहे हैं
अब इस इक्वेशन से हम लोगों को ये पार्ट और मिल गया I1 अपॉन I2। अगर आप यहां पे देखेंगे तो देखिए पोटेंशियल और करंट के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशन आपको मिल रहा है। वही रेसिप्रोकल रिलेशन आप लोगों को मिल रहा है रेशियो और करंट के बीच में, या जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं और करंट के बीच में। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से अब मेरे पास 1 2 3 4 5 6 पैरामीटर्स हो गए, और 6 पैरामीटर्स में कॉम्बिनेशन की बात करूं तो एक कॉम्बिनेशन ये बना सकता हूं, दूसरा कॉम्बिनेशन ये बना सकता हूं, तीसरा कॉम्बिनेशन इनको लेके बना सकता हूं। तो मेरे पास कोई भी वेरिएबल अगर है तो मैं उन वेरिएबल्स की हेल्प से दूसरे वेरिएबल्स को कंप्यूट कर सकता हूं, निकाल सकता हूं। तो करंट हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। ऑब्वियस है जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, ध्यान से सुनिएगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो पोटेंशियल बढ़ेगा, करंट कम हो जाएगी। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा तो पोटेंशियल कम होगा और करंट बढ़ जाएगी, बिकॉज ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन इज देयर। आपने निकाला है, मैंने नहीं निकाला, आपने निकाला है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे को मिल गया करंट को लेकर के। चलिए अब मैं बात करना चाहता हूं एफिशिएंसी की। देखिए अभी 2 मिनट पहले मैंने कहा कि 100% जो पावर है वो एक कॉइल से दूसरे कॉइल में ट्रांसफर हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन हमने अपने पर्पस के लिए, फॉर्मूला निकालने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लिया था कि 100% पावर जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। अब जब 100% पावर ट्रांसफर हो गई, इसका मतलब हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो 100% एफिशिएंट है। कैसा है? 100% एफिशिएंट है। एफिशिएंसी नॉर्मली आप लोग निकालते आए हैं, एफिशिएंसी को ईटा से डिनोट करते हैं और सिंपल से यहां पे लिखते हैं आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? आउटपुट ओवर इनपुट, एफिशिएंसी ईटा। अब अगर परसेंटेज मेरे को निकालना है तो सिंपल सा मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। दैट्स द सेम कॉन्सेप्ट हमने यहां पे मेंशन कर रखा है। ईटा या एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर दैट इज आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये परसेंटेज में हमने यहां पे एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट दिया। अब इसको थोड़ा सा देखें तो क्या है भैया, आउटपुट पावर क्या थी? ये थी ES IS ओवर EP IP। तो ये जनरल फॉर्मूला आपका है आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर का। अब इसको चाहो तो नंबर ऑफ टर्न्स में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ES की जगह पे NS लिख लो, EP की जगह पे NP लिख लो और IS लिख लो, IP लिख लो। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स के उसमें भी आपको पावर का कॉन्सेप्ट मिल जाता है, एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट मिल जाता है। तो आई होप सो एफिशिएंसी आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आगे बात करना चाहेंगे कि भैया आइडियली हमने कह तो दिया इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो क्यों नहीं होता? हमारा पावर डेसिपेशन कहां हो सकता है, कहां कहां पावर के खत्म होने के चांसेस हैं किसी ट्रांसफॉर्मर के अंदर? क्योंकि जो अनवांटेड पावर हमारी खराब हो रही है तो हम ये भी चाहेंगे कि वो पावर खराब ना हो, तो डेसिपेशंस को रोकने की भी बात करेंगे। तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर एंड हाउ वी मे प्रिवेंट। किसी ट्रांसफॉर्मर के थ्रू एनर्जी लॉसेस कैसे कैसे हो सकते हैं, क्यों क्यों हो सकते हैं और किस तरह से हम लोग उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहां 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। एक आपका बनता है ट्रांसफॉर्मर की प्रिंसिपल के ऊपर, दूसरा कंस्ट्रक्शन के ऊपर, तीसरा न्यूमेरिकल बनता है या तो एफिशिएंसी पे या इनपुट आउटपुट पोटेंशियल्स के ऊपर, चौथा आप लोगों का बनता है कि एनर्जी लॉसेस किस किस तरीके से होते हैं और कैसे हम लोग उनको रोकने की कोशिश करते हैं। तो फोर्थ जो क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर के ऊपर, उसे हम लोग बच्चों अभी डिस्कस करना चाहेंगे। चलते हैं आगे। देखिए एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर्स, सबसे पहला जो लॉस है वो है डियर स्टूडेंट्स यहां पे कॉपर लॉस। तो देखिए कॉपर लॉस क्या है? जब हम लोग ये कॉइल्स बनाते हैं, चाहे वो प्राइमरी कॉइल बनाए या सेकेंडरी कॉइल बनाए, दोनों ही कॉपर के वायर्स की बनाते हैं, कॉपर के तारों की बनाते हैं। अब कोई कहेगा जी लोहे की क्यों नहीं बनाते? हाँ बिल्कुल आयरन की बना सकते हो, लेकिन आयरन का जो रेसिस्टेंस है कंपैरेटिवली काफी ज्यादा होता है, तो आयरन की तो हम बनाते ही नहीं है। किसकी बनाते हैं? कॉपर की बनाते हैं। लेकिन कॉपर का भी कुछ तो रेसिस्टेंस होगा। जब यहां से करंट फ्लो करेगी या यहां से करंट फ्लो करेगी तो इसमें भी I² RT के करस्पॉन्डिंग हीट लॉस होगा
और इसमें भी I स्क्वायर RT के करस्पॉन्डिंग हीट लॉस होगा। अब ये एक अलग बात है, ये प्राइमरी है तो यहाँ प्राइमरी लिखोगे, यहाँ प्राइमरी लिखोगे, यहाँ प्राइमरी लिखोगे, ये सेकेंडरी है तो यहाँ पे सेकेंडरी लिखोगे। अब यहाँ भी लॉस हो रहा है, यहाँ भी लॉस हो रहा है, तो नो डाउट कहीं ना कहीं ये हमारे लिए काफी भारी भरकम लॉस हो जाएगा। तो इस कॉपर लॉस को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? ये जो वायर्स हैं, इन वायर्स को हम लोग मोटा मोटा ले लें, अगर पॉसिबल है तो कॉपर की जगह पे सिल्वर यानी कि चांदी यूज कर लें डियर स्टूडेंट्स। हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से चांदी या सिल्वर का जो रेसिस्टेंस है वो कॉपर के कंपैरेटिवली काफी कम होता है। तो इस तरह से हम लोग इस कॉपर लॉस को क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं। थिक वायर आप सबको पता है रेसिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है। थिक वायर का मतलब इसका एरिया ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, रेसिस्टेंस कम हो जाएगा तो लॉसेस जो है वो कम हो जाएंगे। इसलिए हमने यहां पे लिखा कि थिक कॉपर वायर्स को यूज कर लें। देन आफ्टर नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स हम लोगों का एडी करंट लॉस। अब देखिए एडी करंट्स कहां होती है? आपने जब ये ट्रांसफार्मर बनाया तो यहां पे सॉफ्ट आयरन कोर डाली है, ठीक है। जब हमारा फ्लक्स एक कॉइल से दूसरे कॉइल में जाएगा तो इन सॉफ्ट आयरन कोर्स के थ्रू कुछ इंड्यूस करंट्स बनेंगी, एडी करंट्स बनेंगी। वो एडी करंट्स कहीं ना कहीं क्या करती हैं? लॉसेस करती हैं, हीट लॉस देती हैं या व्हाटएवर सो फ्लक्स लॉस देती हैं। तो एडी करंट्स की वजह से जो होने वाला लॉस है जो कहां होगा? इन आयरन कोर्स के अंदर होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल होगा। उसको कम करने के लिए, उससे बचने के लिए हम लोग लैमिनेटेड कोर यूज करते हैं। लैमिनेटेड कोर का मतलब क्या है? एक लोहे का पूरा बड़ा कोर न लेकर के हम लोग पतले पतले कोर लेते हैं और उन सबके ऊपर पेंट करके एक दूसरे से सटा के लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है? जो हमारी सॉफ्ट आयरन कोर हैं उनका रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। अब देखिए ये रेसिस्टेंस से कंपेयर मत करना, ये रेसिस्टेंस तो कॉपर के तारों का था, ये वाला रेसिस्टेंस है ये जो हम लोगों ने सॉफ्ट आयरन कोर लगा रखी है इनका। तो मैं ऐसे आरसी लिख देता हूं। तो सॉफ्ट आयरन कोर का रेसिस्टेंस अगर आपने कम करना है, मिनिमाइज करना है, तो आप इसको लेमिनेट कर देते हो। लेमिनेट करने का मतलब ये है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक बार तो मैंने ये पूरी कोर ले ली, ठीक है, मोटी थिक कोर ले ली। दूसरी बार मैं क्या करता हूं? मैं इस कोर को पतले पतले हिस्सों में, जस्ट लाइक ये पेजेस हैं, इन पेजेस की फॉर्म में मैंने इसको स्लाइस काट लिया। अब हर पेज के ऊपर इंसुलेशन लगाया, पेंट कर दिया, नॉर्मल सा इंसुलेशन का काम यहां पेंट कर दिया। अब इन सारे पेजेस को पेंट करने के बाद मैंने ऐसे फिर लगा दिया। तो देखिए अभी भी है तो ये लैमिनेटेड कोर, लेकिन इस लैमिनेटेड कोर का जो रेसिस्टेंस है वो सिंगल कोर के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा होगा। और जब काफी ज्यादा होगा तो ऐसी स्थिति में जो एडी करंट्स हैं वो एडी करंट्स हमारी काफी मिनिमाइज हो जाएंगी, और काफी मिनिमाइज हो जाएंगी तो हमारा ट्रांसफार्मर कंपैरेटिवली मोर एफिशिएंट होगा, कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा होगा। अब डियर स्टूडेंट्स अगेन हम लोग नए लॉस की तरफ चलते हैं, दैट इज हिस्टेरेसिस लॉस। देखिए अभी हो क्या रहा है, जब हम लोग ये सॉफ्ट आयरन कोर डाल रहे हैं, कहां पे डाल रहे हैं? ट्रांसफार्मर के कॉइल्स के बीच में। तो ऐसी स्थिति में नो डाउट हिस्टेरेसिस लॉसेस भी होंगे। ये हिस्टेरेसिस लॉस क्या है? आपको याद होगा यहां पे आपने बी लिया था, यहां पे आई लिया था, और ये इस तरीके की शेप आई थी, हमने बताया भी था कि इसकी आगे जरूरत पड़ने वाली है। तो डियर स्टूडेंट्स जितने बार भी हम इसको मैग्नेटाइज करेंगे, डीमैग्नेटाइज करेंगे, हर बार कहीं ना कहीं ये हिस्टेरेसिस लूप के एरिया से हम ये बता पाएंगे कि उसमें हीटिंग लॉस या खराब एनर्जी हमारी जा रही है। तो इस हीटिंग लॉस को कम करने के लिए, हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यहां पे हम लोग यहां नैरो हिस्टेरेसिस लूप वाला सब्सटेंस यूज करेंगे। तो नैरो हिस्टेरेसिस लूप वाला जो सब्सटेंस है वो अगेन सॉफ्ट आयरन कोर ही है। तो अगर मैं यहां ग्राफ की फॉर्म में दिखाना चाहूं तो ये येलो वाला जो मेरे पास ग्राफ है, इस तरह का ग्राफ शो करने वाले मटेरियल को हम लोग यूज करना चाहेंगे यहां पे, कहां? कोर की जगह पे। तो सॉफ्ट आयरन ही हमारा ज्यादा एप्रोप्रिएट होता है, सॉफ्ट आयरन के लिए ही हमारा ये जो हिस्टेरेसिस लूप है वो नैरो होता है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां हमने लिखा भी है कि जितने बार भी हमारा यहां से एसी साइकिल पास होगा, यहां बाहर निकलेगा तो मैग्नेटाइजेशन होगा, डीमैग्नेटाइजेशन होगा, मैग्नेटाइजेशन होगा, डीमैग्नेटाइजेशन होगा। ये चीज हमने लिख रखी है यहां पे
कि बार बार मैग्नेटाइजेशन होगा, डीमैग्नेटाइजेशन होगा, जिसकी वजह से हिस्टैरिसीस लूप के अक्रॉस होने वाले जो लॉसेस हैं वो होंगे। तो उनको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नैरो हिस्टैरिसीस लूप वाले जो सबस्टेंसेस हैं उनको यूज करेंगे। नेक्स्ट लॉस है हमारा फ्लक्स लीकेज। अब देखिए होगा क्या, जब हमने ये सॉफ्ट आयरन कोर के थ्रू क्या किया हुआ है, सॉफ्ट आयरन कोर के थ्रू एक कॉइल से दूसरी कॉइल में फ्लक्स को ट्रांसफर किया है। मैं फिर बनाता हूं यहां, यही बार बार डायग्राम, ये मैंने लिया, दूसरी कॉइल ये ली, और यहां पे क्या लिया साहब, ये मैंने यहां पे सॉफ्ट आयरन कोर ले ली। अब होगा क्या कि जो फ्लक्स यहां बन रहा है वो सॉफ्ट आयरन कोर के थ्रू हम यहां ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रास्ते में ये कुछ लीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेडिएट हो जाएगा, लीक हो जाएगा। लीक हो जाएगा तो देखो यहां से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैग्नेटिक फ्लक्स की फॉर्म में ही तो ट्रांसफर हो रही है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स मेरा यहां पे लीक हो गया तो ऑब्वियसली जितनी एनर्जी मैं यहां दे रहा था उतनी तो मेरे को यहां पे मिलेगी नहीं। तो ऐसी स्थिति में इस लॉस को मैं कहता हूं फ्लक्स लीकेज। अब इस फ्लक्स को रोकना है, अरे भैया रोक दो, बड़ा आसान सा काम है। कैसे रोकोगे, इस पूरे के पूरे ट्रांसफार्मर को आप जो है एक बक्से के अंदर बंद कर दो। बक्सा काहे का होगा, बक्सा अगेन होगा लोहे का, ठीक है ना, जिससे कि ये फ्लक्स जो है इस बक्से से बाहर ना जा सके। फ्लक्स लीकेज को आप रोक दोगे, फ्लक्स लीकेज रोक दोगे तो ऑब्वियसली हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो कंपैरेटिवली मोर एफिशिएंट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एक काम बक्से में रखने का किया, दूसरा काम हम लोग और भी कर सकते हैं। जो यहां पे हमने लिख रखा है वो क्या है उसे समझिए, वो भी बड़ा आसान सा है। मान लीजिए आपकी ये क्या है, प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, तो सेकेंडरी कॉइल इसके बाजू में ना बना करके सेकेंडरी कॉइल आप लोग इसी के ऊपर बना दो ऐसी स्थिति में, और बीच में फिर डाल दो सॉफ्ट आयरन कोर। तो ऐसी स्थिति में जो फ्लक्स लीकेज है वो आपकी क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। फ्लक्स जो है वो एक कॉइल का बस दूसरी कॉइल में जाएगा, बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी कम से कम हो जाएगी। तो आप दोनों ही काम कर सकते हैं, लोहे के बक्से के अंदर भी बंद भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। और भी सोने पे सुहागा, क्या है जी सोने पे सुहागा, कि आपने कॉइल के ऊपर कॉइल लगाई और फिर इसको बक्से के अंदर बंद कर दिया, अब तो और भी मजा आ गया। तो फ्लक्स लीकेज को हम लोग इस तरीके से रोक सकते हैं। चलिए, हमिंग लॉस। डियर स्टूडेंट्स, ये हमिंग लॉस अपने आप में नो डाउट बड़ा इंटरेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, आपको मजा आएगा। कैसे, देखो बच्चों, क्या बात आपको ये पता है कि अगर किसी सॉफ्ट आयरन को आप मैग्नेटाइज करते हो तो इसकी लेंथ बढ़ जाती है? अगर नहीं पता है तो अब पता कर लो। जब भी आप किसी सॉफ्ट आयरन कोर को मैग्नेटाइज करोगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? देखिए, मैग्नेटाइजेशन में बेसिकली डोमेन्स का क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। डोमेन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, जिसकी वजह से माइन्यूट लेंथ बढ़ जाती है, थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाती है। अगेन जब आप इसको डीमैग्नेटाइज करोगे तो इसकी वापस लेंथ वहीं पहुंच जाएगी जहां ओरिजिनल थी। तो होगा क्या, देखिए, जब भी मैं किसी ट्रांसफार्मर की बात करता हूं तो प्रैक्टिकल नॉलेज की बात अगर मैं यहां पे आपको शो करना चाहूं, बताना चाहूं, तो प्रैक्टिकल नॉलेज क्या कहती है? प्रैक्टिकल नॉलेज हमारी ये कहती है कि भैया जब आप यहां से एसी इनपुट लगा रहे हो तो ये एसी इनपुट की नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। कितना? 50 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या है कि भैया एक सेकंड में 50 ऑसिलेशन होंगे। 50 ऑसिलेशन होंगे तो देखिए 50 बार पॉजिटिव होगा, 50 बार नेगेटिव होगा और 100 बार जीरो हो जाएगा। कितने बार? 100 बार। ध्यान से देखिए, 50 बार पॉजिटिव, 50 बार नेगेटिव और 100 बार जीरो। ठीक है, तो जब आप अपने घरों में आने वाली सप्लाई को ट्रांसफार्मर के अंदर देते हो तो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? 50 हर्ट्ज रहती है। यानी जो सॉफ्ट आयरन कोर आपने डाली थी वो एक सेकंड में 100 बार मैग्नेटाइज होगी। 100 बार कैसे? 50 बार पॉजिटिव डायरेक्शन में या 50 बार नेगेटिव डायरेक्शन में, और 100 बार डीमैग्नेटाइज होगी। 100 बार डीमैग्नेटाइज होगी। अब एक सेकंड में 100 बार कोर की लेंथ बढ़ रही है और 100 बार कम हो रही है। तो भैया कोर के साथ में जो हवा है वो भी तो आगे पीछे होगी। जब वो आगे पीछे होगी तो जस्ट लाइक मेरी जीभ के, आपकी जीभ के अकॉर्डिंग, देखिए वो क्या रहा है, जब मेरी जीभ आगे पीछे ऊपर नीचे होती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है ना, बस यही काम तो यहाँ है। यहाँ क्या हो रहा है जी,
यहां जब बार बार लंबाई इसकी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो इसके सराउंडिंग में जो एयर थी वो आगे पीछे होगी, आगे पीछे होगी, तो इस तरह से साउंड डेवलप होगी। जो साउंड डेवलप होगी उसी को हम लोग बोलते हैं हमिंग। अगर किसी बच्चे को याद हो तो हमिंग बर्ड जानते हो ना, वो भी ऐसे ही कुछ करती है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, नो डाउट कोई भी ट्रांसफॉर्मर होगा तो उसके आसपास आपको ये साउंड सुनाई देगी। इवन दैट जो होशियार बच्चे हैं ना गांव देहात के, हाँ नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, गांव देहात वाला जो बच्चा होता है वो ऑब्जर्वेशन से सीखता है और कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होशियार होता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, उनको अगर ये पता करना हो कि भाई लाइट आ रही है कि नहीं आ रही, अब हर जगह तो बल्ब और ट्यूब और ये सब फैन लगा नहीं है, ठीक है ना, वो रास्ते में चल रहा है और उन्हें पता करना है कि लाइट आ रही है या नहीं आ रही, तो क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर के पास में शांति से खड़े होते हैं। अगर ट्रांसफॉर्मर के पास में ये हमिंग आ रही है, इस तरह की आवाज आ रही है, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मर काम कर रहा है, ट्रांसफॉर्मर काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है, सीधी सी इलेक्ट्रिसिटी है। और अगर सब कुछ शांत है, कोई हमिंग नहीं है, तो इसका मतलब करंट नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, बात ये थी कि इस हमिंग लॉस को कैसे कम किया जाए। हमिंग लॉस को कम करने का तरीका सीधा सा है। कैसे भैया, जो ट्रांसफॉर्मर की लेमिनेटेड कोर आपने लगाई है उनको टाइटली फिक्स कर दो, यानी एक नट बोल्ट डालो सारी की सारी कॉइल के अंदर और उसको कस दो। तो कसने से क्या होगा, ना तो उनकी लंबाई बढ़ेगी ना तो कम होगी, अल्टीमेटली हम लोग हमिंग लॉस को मिनिमाइज कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो लंबाई का बढ़ना या कम होना है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, तो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन को हम लोग मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं टाइटली बाउंड करके। किसको, जो हमारी सॉफ्ट आयरन कोर है। तो हमिंग लॉस भी हमारा सॉफ्ट आयरन कोर की वजह से ही होने वाला है। तो आई होप सो ये मैग्नेटोस्ट्रिक्शन का कॉन्सेप्ट और हमिंग का कॉन्सेप्ट और किस तरह से इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा हम लोग अब तक करते चले आए हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद अगर हम न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल से हमें ये पता लग जाता है कि कॉन्सेप्ट हमारे कितने समझ में आ गया। तो एक एग्जांपल नंबर 9 हम लोग यहाँ करने की कोशिश करते हैं। आई होप सो आप सबसे हो जाएगा, और हो जाएगा तो हम मान लेंगे ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। देखिए डियर स्टूडेंट्स, द प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल स्टेप अप। देखिए दो बातें, आइडियल कहा उसने और स्टेप अप कहा। आइडियल कहा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पावर इन प्राइमरी इक्वल्स टू पावर इन सेकेंडरी, आइडियल। दूसरी बात, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज 1, या कोई बच्चा कह सकता है 100%। तो जो आइडियल वर्ड इसने यूज किया उससे ये दो इंफॉर्मेशन आ गई। अब इन दो इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा और एलोबरेट हम लोग करते हैं। तो प्राइमरी पावर की बात करेंगे तो दैट इज पोटेंशियल इन प्राइमरी मल्टीप्लाइड बाय करंट इन प्राइमरी इक्वल्स टू पोटेंशियल इन सेकेंडरी मल्टीप्लाइड बाय करंट इन सेकेंडरी। तो ये सारी बातें इस आइडियल वर्ड के अंदर छुपी हुई हैं। अब बात आई स्टेप अप। देखिए स्टेप अप के अंदर क्या छुपा हुआ है, स्टेप अप के अंदर छुपा हुआ है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ सेकंड टर्न्स इन प्राइमरी, पोटेंशियल इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल इन प्राइमरी, करंट इन सेकेंडरी इज लेस देन करंट इन प्राइमरी, या जो टर्न रेशियो है के है दैट इज ग्रेटर देन 1। तो स्टेप अप जैसे ही उसने कहा ये सब बातें मेरे दिमाग के अंदर आ जानी चाहिए। मुझे नहीं पता आगे वो क्या पूछेगा, लेकिन जब उसने इतना दिया तो याद आ जाना चाहिए। जैसे अगेन नानी के घर, हाँ याद आ गया, नानी के घर, हाँ उस वाले कमरे में नानी सोती है, उस वाले में मामा सोते हैं, हम जाएंगे तो हमें वहां सोना है। नाना जी की आदत है कि जैसे ही हम लोग घर पे पहुंचते हैं तो वो तुरंत हमारे लिए मिठाई लेके आते हैं। बस जैसे ही आपने यहाँ पे आइडियल पढ़ा, जैसे ही आपने स्टेप अप पढ़ा, तुरंत ये बातें सब आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मर हैज 100 टर्न्स। क्या कहता है जी, प्राइमरी कॉइल में, यानी इतनी देर में जाके ये बात पता लगी कि जो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में है वो 100 है, एंड द ट्रांसफॉर्मर रेशियो इज 100। इसका मतलब K की वैल्यू जो है वो 100 है। मैंने भी कहा था K मस्ट बी ग्रेटर देन 1, तो देखिए K की वैल्यू 1 से ज्यादा है कि नहीं, ठीक है। द इनपुट वोल्टेज एंड पावर आर, ये इनपुट वोल्टेज है, इसका मतलब EP है कितना, 220 वोल्ट, और पावर कितनी है, पावर जो है
पीपी वो है कितना 1100 वॉट। अब देखो यूनिट्स पे ध्यान रखोगे, ये भी एसआई में, ये भी एसआई में, और यहां यूनिट होती नहीं है, यहां यूनिट होती नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स है, तो चल जाएगा। आई होप सो ये सारा आपने देख लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा, क्या क्या आपको कंक्लूजन यहां से मिल गए, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है, इसको एक बार ग्रेस कीजिए, फिर मैं आगे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं कि वो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है और हमें क्या करना है। ये कहता है ये नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एग्जैक्टली जो ट्रांसफॉर्मर कांस्टेंट है के, वो हमें पता है क्या है, वो है हमारा NS/NP इक्वल्स टू K। अब K की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको NP की वैल्यू दे रखी है, K की वैल्यू तो 100 ही रही और NP की वैल्यू 100 ही रही। आप इस तरह से NS निकाल सकते हो, 100 मल्टीप्लाइड बाई 100। नेक्स्ट, द करंट इन प्राइमरी, अगेन देयर इज नो प्रॉब्लम। करंट इन प्राइमरी आपको निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे, करंट इन प्राइमरी आ गया। वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी, अगेन यू हैव टू गो हियर, यहीं से आप लोग क्या निकाल सकते हो, वोल्टेज निकाल सकते हो, या आप NS/NP इक्वल्स टू क्या लिखते हो बच्चों, ये लिखते हो पोटेंशियल इन सेकेंडरी ओवर पोटेंशियल इन प्राइमरी। तो आप यहां से भी ये आंसर दे सकते हो। तो इस तरह से 3 पार्ट हमने देखे और बड़े आराम से हो गए। लेकिन डियर स्टूडेंट, जब तक थ्योरी आपको क्लियर नहीं होगी, जब तक ट्रांसफार्मर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो आज हम लोगों ने प्रोवाइड किए वो आपको क्लियर नहीं होगा तो न्यूमेरिकल मुश्किल लगेगा ही। डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़ करके अगर आप न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से आपको न्यूमेरिकल मुश्किल लगेंगे। दूसरा न्यूमेरिकल मुश्किल लगने का एक और रीजन हो सकता है, वो है कैलकुलेशन मिस्टेक। अगर आप 100 को 100 से मल्टीप्लाई करके 1000 लिखते हो तो निश्चित रूप से आंसर गलत आएगा। जब आंसर गलत आएगा तो फिर आपको न्यूमेरिकल मुश्किल लगेगा। तो इन दोनों चीजों पे ध्यान रख लें, बाकी तो सब ठीक हो जाएगा। चलिए अब मैं फोर्थ पार्ट की बात करता हूं, ये सब हटा रहा हूं डियर स्टूडेंट्स। फोर्थ पार्ट में वो कहता है द करंट इन सेकेंडरी, अगेन ES IS इक्वल्स टू EP IP, यहीं से आप करंट निकाल सकते हो। पावर की बात करते हो तो ES EP या IS IB, इससे आप पावर निकाल सकते हो। तो वही गिने चुने से दो तो फॉर्मूले हैं, उन्हीं पे सब कुछ हो जाता है। अब इसका सॉल्यूशन हम देखते थे। सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे पहले मेंशन कर ली, फिर ट्रांसफार्मर रेशियो का फॉर्मूला लिख दिया, वहां से हम लोगों ने करंट निकाल दी, फिर इसके बाद में E2 की बात की तो E2 आ गया, I2 आ गया। अब आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए इनपुट पावर आउटपुट पावर बराबर होती है, तो 1100 वाट डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था जो आज हम लोगों को डिस्कस करना था, शेयर करना था। आई होप सो आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन जो है ये टाउन वाला रियलिस्टिक सिचुएशन है, नो डाउट, और एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है, डाटा थोड़ा सा चेंज हो सकता है, तो आप इसे करने की कोशिश करेंगे। नहीं होगा, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप सिंपल व्हाट्सएप करेंगे, बताएंगे मुझे और मैं आपकी हेल्प करूंगा। अगर ज्यादा बच्चों की क्वेरी होगी तो निश्चित रूप से जो भी नेक्स्ट क्लास हम लोगों की होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को रिजॉल्व यहाँ पे करेंगे। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।